नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं आकर्षिता सिंह। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक एकजुटता को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र सुधारों के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से अलग अन्य विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए अन्य देशों से सामूहिक प्रयास करने का आग्रह किया। ईरान की सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का अमेरिका के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीधी बातचीत से इनकार। और सुपर टाइफून रागासा ने दक्षिण पूर्व एशिया में तबाही मचाई, ताइवान में 17 और फिलीपींस में 4 लोगों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान आज न्यूयॉर्क में ग्लोबल साउथ देशों की एक उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी की। डॉक्टर जयशंकर ने एकजुटता और सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से ग्लोबल साउथ देशों के बीच परामर्श को प्रमुखता देने के लिए मौजूदा मंचों का उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और समग्र बहुपक्षवाद में सुधारों पर भी प्रस्ताव रखा। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन, सेंट लूसिया के अपने समकक्ष अल्वा बैप्टिस्ट और सोमालिया के विदेश मंत्री अब्दी सलाम अली से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री डेविड वैन वील से भेंट की और उनके साथ यूरोपीय रणनीतिक स्थिति तथा भारत के दृष्टिकोण पर गहन चर्चा की। विदेश मंत्री ने डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन के साथ अपनी मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और डेनमार्क की अध्यक्षता में भारत यूरोपीय संघ सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान किया। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका और लेसोथो के अपने समकक्षों के साथ भी बातचीत की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जब तक रोका नहीं जाता तब तक यूक्रेन युद्ध समाप्त नहीं होगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को आज संबोधित करते हुए उन्होंने अन्य देशों से मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विश्व मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी हथियारों की होड़ से गुजर रहा है। श्री ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गाजा, सीरिया और यूक्रेन में युद्धों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पर्याप्त समर्थन नहीं मिला है। ईरान की सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने मौजूदा परिस्थितियों में अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे ईरान के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं होगी। एक रिपोर्ट। खामेनेई ने अमेरिका के रुख की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान की परमाणु गतिविधियों और यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाने की मांग करके वार्ता का नतीजा पहले ही तय कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का रुख वास्तविक वार्ता नहीं बल्कि हुक्म चलाने और थोपने के समान है। ईरान ने जुलाई 2015 में विश्व शक्तियों के साथ एक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें प्रतिबंधों को हटाने के बदले अपने परमाणु कार्यक्रम के कुछ पहलुओं पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की गई थी। हालांकि मई 2018 में अमेरिका इस समझौते से पीछे हट गया और फिर से प्रतिबंध लगा दिए। विश्व दर्पण के लिए सरफिरोजी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता देना हमास को पुरस्कार प्रदान करने जैसा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने हमास से कहा कि सभी बंधकों और मारे गए लोगों के शवों को तुरंत इजराइल को सौंप दिया जाए। एक रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष के बारे में कहा कि वे युद्ध विराम की कोशिशों में गहराई से जुटे हुए हैं, लेकिन हमास ने बार बार शांति बहाली के प्रस्तावों को ठुकराया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के उन सदस्य देशों की आलोचना की जिन्होंने फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दी है। फ्रांस और बेल्जियम समेत 156 देशों ने सोमवार को फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता दी थी। श्री ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए इस संगठन को खोखले शब्दों से भरा
करार दिया और वैश्विक संघर्षों पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की। नाटो देशों पर उन्होंने रूस से ऊर्जा खरीदकर उसे वित्त पोषित करने का आरोप लगाया और यूरोपीय देशों से अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने ये भी कहा कि यदि रूस ने शांति प्रक्रिया से किनारा किया तो उस पर कड़े टैरिफ लगाए जाएंगे। विश्व दर्पण के लिए करिश्मा राय। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। सुपर टाइफून रागासा ने ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस और दक्षिण चीन में तबाही मचाई है। टाइफून रागासा के कारण ताइवान में 17 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए। ये ताइवान की पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ तबाही मचा रहा है। फिलीपींस में 4 लोगों की जान चली गई और दक्षिणी चीन में जनजीवन ठप हो गया। दक्षिणी चीन में लगभग 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में स्कूल, सार्वजनिक परिवहन और व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। चीन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। दुबई में 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कल से शुरू हुआ। इसमें नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के पेशेवर और शिक्षाविद ग्लोबल साउथ में खाद्य सुरक्षा, व्यापार और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने प्रसार भारती से विशेष बातचीत में कहा कि संयुक्त अरब अमीरात और भारत में गैर तेल व्यापार में ग्लोबल साउथ के लिए एक मानक बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि खाद्य, कृषि, प्रौद्योगिकी और पर्यटन में सहयोगात्मक साझेदारी कैसे विकास को गति दे सकती है। 3 दिन के कार्यक्रम में खाद्य निर्माण में डिजिटल परिवर्तन की भूमिका और वैश्विक स्तर पर खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए उन्नत तकनीकों को रेखांकित किया जा रहा है। विश्व दर्पण के लिए जया भारती। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अगले 5 वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार करने के लिए एक बेहतरीन स्थिति में है। न्यूयॉर्क में अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को 250 गीगावाट से बढ़ाकर 550 गीगावाट करना है। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों में अमेरिका की भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले वर्षों में ऊर्जा उत्पादों पर अमेरिका के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने की आशा करता है। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देश परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करने की योजना बना सकते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने आशा व्यक्त की है कि सियोल और वाशिंगटन द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए एक उचित समाधान निकालेंगे। दोनों देश इस वर्ष जुलाई में हुए एक व्यापक व्यापार समझौते के तहत सियोल द्वारा किए गए 350 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश के वादे को अंतिम रूप देने के लिए प्रयासरत हैं। राष्ट्रपति ली ने कोरियाई प्रायद्वीप में सैन्य तनाव कम करने और परमाणु निरस्त्रीकरण के सियोल के प्रयासों को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि उनका देश शांति और स्थिरता को वैश्विक शांति ढांचे के निर्माण की कुंजी मानता है। सऊदी अरब की वरिष्ठ मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल शेख का कल निधन हो गया। सऊदी अरब की रॉयल कोर्ट ने ये जानकारी दी। शेख अब्दुल अजीज वरिष्ठ विद्वानों की परिषद, विद्वानों के अनुसंधान और इफ्ता की सामान्य अध्यक्षता और मुस्लिम विश्व लीग की सर्वोच्च परिषद के भी अध्यक्ष थे। दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट के सुपर 4 मुकाबले में आज भारत ने बांग्लादेश को 169 रन का लक्ष्य दिया। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने सबसे अधिक 75 रन की पारी खेली। हार्दिक पांड्या ने 38 और शुभमन गिल ने 29 रन बनाए। इससे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सुपर 4 का अगला मुकाबला कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रात 8 बजे से दुबई में ही खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक एकजुटता को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र सुधारों के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से अलग अन्य विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए अन्य देशों से सामूहिक प्रयास करने का आग्रह किया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का अमेरिका के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीधी बातचीत से इनकार
और सुपर टाइफून रागासा ने दक्षिण पूर्व एशिया में तबाही मचाई, ताइवान में 17 और फिलीपींस में 4 लोगों की मौत। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।